हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अपनी COI यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के यूनिट नंबर 2 को। यूनिट नंबर 2 को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे विद 3 ईयर PYQs क्वेश्चन विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा यूनियन एग्जीक्यूशन। बेसिकली यूनियन एग्जीक्यूशन का जो क्वेश्चन है वो हमारा 2021-22 में पूछा गया था। तो बेसिकली यूनियन एग्जीक्यूशन है क्या? The union execution refers to the group of people who run the central government of India. यूनियन एग्जीक्यूशन क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रन कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? यूनियन एग्जीक्यूशन। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको एक पर्सन रन नहीं कर रहा, उसको एक पर्सन ने होल्ड नहीं किया हुआ, वहां ग्रुप ऑफ पीपल रन कर रहे हैं। अब ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है यानी एक से ज्यादा पर्सन की बात हो रही है। अब उस ग्रुप के अंदर कौन कौन से पीपल आते हैं? पहला आता है दी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होता है? हेड ऑफ द कंट्री। प्रेसिडेंट हमारी हेड ऑफ द कंट्री होते हैं। उनके पास क्या पावर होती है? लाइक कोई भी हमारा लॉ बना है, अगर उसे हमें कंट्री के अंदर उसे इम्प्लीमेंट करना है तो वो सबसे पहले राज्यसभा लोकसभा के बाद प्रेसिडेंट जो है उसको अप्रूव करेंगे, उसके बाद ही उसको हम अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंट के बाद आते हैं। बहुत जगह ऐसी होते हैं कि प्रेसिडेंट अनअवेलेबल होते हैं, तो उनकी जगह उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे वाइस प्रेसिडेंट काम आते हैं। वाइस प्रेसिडेंट यानी समझ सकते हैं प्रेसिडेंट के नीचे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। देन आते हैं द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर तो आपको पता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो पूरी गवर्नमेंट को रन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं? A group of ministers choose by the prime minister to handle specific area like education, health, defense. काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर में क्या होते हैं? हम एक एक स्पेसिफिक एरिया के लिए एक एक स्पेसिफिक हम किसको चूज करते हैं? मिनिस्टर को चूज करते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड जो भी इशू होंगे उसके लिए एक हमने मिनिस्टर बना दिए, उनको हम बोलेंगे एजुकेशन मिनिस्टर। जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इस तरीके से बना दिए जाते हैं। लेकिन उन मिनिस्टर को कौन चूज करता है? उनको चूज करता है हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। इन तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अगर हम एक जगह ग्रुप कर दें तो ये एक जगह ग्रुप होके सेंट्रल गवर्नमेंट को रन करता है और उसी को ही हम क्या बोलते हैं? यूनियन एग्जीक्यूशन। आई होप आपको क्लियर होगा कि यूनियन एग्जीक्यूशन है क्या। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिफाइन द टर्म स्टेट एग्जीक्यूशन। अब यहाँ क्या बात आ रही है कि स्टेट एग्जीक्यूशन क्या होता है? इससे भी क्वेश्चन हमारे 2021-22 में पूछा गया था। तो स्टेट एग्जीक्यूशन क्या होता है? The state executions refers to the group of people responsible for running the government of a state in India. अब हमारे इंडिया के अंदर काफी सारी स्टेट है। हर स्टेट को रन करने के लिए हमारे क्या होता है? स्टेट एग्जीक्यूशन होते हैं। स्टेट एग्जीक्यूशन के अंदर भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो हमारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को रन करने के लिए। यूनियन एग्जीक्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट को रन करता है, स्टेट एग्जीक्यूशन स्टेट को रन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ पीपल की बात आई तो इसके अंदर कौन कौन से पीपल आते हैं? द गवर्नर। गवर्नर क्या होता है? द क्रिमोनियल हेड ऑफ द स्टेट हु रिप्रेजेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। जो गवर्नर होते हैं वो हमारे हेड ऑफ द स्टेट के जो हेड होते हैं उनको हम गवर्नर बोलते हैं। ये क्या करते हैं? जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं। कौन? गवर्नर्स। देन द चीफ मिनिस्टर यानी सीएम। सीएम तो आपको पता है हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। स्टेट से रिलेटेड जो भी सारे डिसीजंस होते हैं वो कौन लेते हैं? हमारे चीफ मिनिस्टर ही लेते हैं। जैसे कि कभी कभी लड़ाई हो जाती है तो सुनते हैं अब धारा 144 ये वाली धारा लागू हो गई है और अब आप ये नहीं कर सकते हो, आपको ये करना है। तो ये सब कौन, ये सब मतलब लाइक ये जो पावर्स हैं किसके पास है? ये सब हमारे चीफ मिनिस्टर के पास है। वो ये सब के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि उन्हें अपने स्टेट के अंदर क्या रूल्स लागू करने हैं, क्या कराना है, क्या नहीं कराना। ठीक है। द काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर। काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर यूनियन एग्जीक्यूशन में भी था, स्टेट एग्जीक्यूशन में भी है, दोनों में सेम है। बस डिफरेंस क्या है कि जो यूनियन ऑफ काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर में जो मिनिस्टर्स थे उनको कौन चूज करता था? प्राइम मिनिस्टर। अगर हम बात करें स्टेट एग्जीक्यूशन की तो स्टेट एग्जीक्यूशन में जो हमारे काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर को कौन चूज करता है? हमारे सीएम। चीफ मिनिस्टर उनको चूज करता है। वहीं डिफरेंट स्पेसिफिक एरिया के लिए लाइक हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इन सब के लिए। आई होप आपको क्लियर होगा कि यूनियन एग्जीक्यूशन एंड स्टेट एग्जीक्यूशन ये दोनों है क्या। ठीक है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से हमारा क्वेश्चन नेगेटिव 2021-22 एंड 23-24 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या? लोकसभा। लोकसभा है क्या? अगर लोकसभा को आप
इस वर्ड को अगर आप ब्रेक करेंगे तो लोकसभा, लोक यानी हम, सभा यानी जहां एक साथ इकट्ठे होते हैं लोग, उसको हम सभा बोलते हैं। तो लोकसभा, अब लोकसभा देखेंगे हम है क्या, लेकिन लोकसभा को इलेक्ट कौन करता है, इलेक्टेड बाय द पीपल, इसलिए इसका नाम रखा है लोकसभा, यानी लोगों के द्वारा इलेक्टेड हुआ हुआ पर्सन लोकसभा में जाता है। ठीक है, इस तरीके का कुछ आप समझ सकते हैं। लोकसभा के जो लोकसभा में जो पीपल्स होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है, हम लोग। हर 5 साल में इलेक्शन होता है, हम उसमें इलेक्ट करते हैं अपने जो भी हमारा पसंदीदा पर्सन होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, वोट करते हैं। अब इसमें ये लिखा हुआ है इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी हम लोग उन्हें इलेक्ट करते हैं। हाउ, किस तरीके से इलेक्ट करते हैं, थ्रू इलेक्शन। इलेक्शन का एक प्रोसीजर है। अब इलेक्शन में ऐसा है नहीं कि 2 साल का बच्चा भी वोट दे देगा, नहीं। इलेक्शन का एक प्रोसीजर है कि जो भी आप वोट तभी दे पाएंगे जब आप 18+ होंगे। तो ये इलेक्शन का एक प्रोसीजर है, उसके अंदर जो भी आता है वो क्या कर सकता है, अपने लोकसभा के जब इलेक्शन होंगे तो उसमें वोटिंग कर सकता है। अब लोकसभा है क्या, इट ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ पीपल। इसको क्या बोला गया, हाउस ऑफ पीपल बोला गया है। क्यों, क्योंकि लोकसभा का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली चूज करते हैं कि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन बनेंगे, और कोई चूज नहीं करता, लाइक हम लोग खुद से चूज करते हैं, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लोकसभा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज एंड रिप्रेजेंटिंग द पीपल। लोकसभा हमारे किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लॉ को बनाने के लिए। जो भी लॉ आएगा वो लाइक अगर पार्लियामेंट के अंदर लॉ मेकिंग है तो वो किसके पास जाएगा, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा, वहां से अप्रूवल होने के बाद फिर प्रेसिडेंट के पास, वहां से अप्रूवल तभी वो क्या करेगा, तभी वो हमारी कंट्री में इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो उसके लिए लोकसभा भी रेस्पॉन्सिबल है लॉ को मेकिंग के लिए। एंड रिप्रेजेंटिंग द पीपल, रिप्रेजेंटिंग द पीपल से क्या मतलब है, क्योंकि हम लोगों ने लोकसभा के मेंबर को चूज किया है, तो लोकसभा में वो लोग हमें रिप्रेजेंट करेंगे, हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको उठाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, अ- अब क्या है, लोकसभा के अंदर ऐसा तो है नहीं, सभा, सभा में मैंने क्या बताया, काफी सारे लोग एक साथ होते हैं। तो लोकसभा में टोटल जो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है वो 552 होते हैं, यानी उसके अंदर 550 पर्सन होते हैं, जो कि 530 स्टेट, जो कि 530 जो है वो स्टेट से आते हैं, 20 यूटी से आते हैं। दो जो पर्सन है वो प्रेसिडेंट चूज करते हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है जिसके अंदर काफी सारे पीपल्स होते हैं, उनमें से कोई 2 पीपल जो है प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं कि ये लोकसभा के मेंबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट बॉडी। लोकसभा को परमानेंट बॉडी नहीं बोला गया है। लोकसभा को परमानेंट बॉडी क्यों नहीं बोला गया है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई ए पार्टी है वो जीत गई है लोकसभा का इलेक्शन, अब उनका टेन्योर कितना, 5 साल का, 5 साल तक वही रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि वो 5 साल के बाद ही इलेक्शन, 5 साल के बाद तो हो गई इलेक्शन, लेकिन उससे पहले भी वो कंडक्ट करा सकते हैं। उन्हें 3 साल हो गए हैं, अब उन्हें लगता है कि मेजोरिटी हमारे साथ है कि अगर आज हम इलेक्शन कराएंगे तो हम लोग जीत जाएंगे, तो वो लोकसभा का इलेक्शन 5 साल से पहले भी करा सकते हैं। इसलिए क्या बोला गया कि लोकसभा एक परमानेंट बॉडी नहीं है। ठीक है, लोकसभा इज इलेक्टेड फ्रॉम अ पीरियड ऑफ 5 years। उनका जो टेन्योर होता है, उनका टाइम कितना होता है, 5 साल का होता है। ठीक है, अब लोकसभा में जो ज्यादातर चीजें होती हैं या कि वो रेस्पॉन्सिबल होता है फाइनेंशियली से रिलेटेड, कि कितना पैसा, कितना बजट, कहाँ खर्च होना है, कहाँ नहीं होना, ये सब चीजों के लिए ज्यादातर लोकसभा रेस्पॉन्सिबल होता है। लोकसभा क्यों रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि लोकसभा में जो लोग गए हुए हैं वो हमने इलेक्ट किए हैं, हमारे चूज किए हुए लोग वहां हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब पैसा कहाँ से जा रहा है, हम लोगों से ही तो जा रहा है, टैक्स से, किसी और चीज से, कहीं ना कहीं से हमारे थ्रू ही पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो लोकसभा में, जो कि लोकसभा में हमारे लोग जो होते हैं जिनको हमने इलेक्ट किया है, जिनको हमने चूज किया है, तो वो हम ये सोचते हैं कि वो हमारे लिए सही डिसीजन लेंगे, तो इसलिए फाइनेंशियली से जो भी रिलेटेड है वो लोकसभा उसके लिए ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होती है इंस्टेड ऑफ राज्यसभा। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी गवर्नमेंट जो है, यानी जो हमारी पावर्स है वो किसी एक पर्सन के पास नहीं है, नहीं, पावर डिवाइडेड कर दी गई है, ताकि डिवाइडेड क्यों कर दी गई, ताकि जो हमारी डिसीजंस मेकिंग है वो सही हो सके। अगर एक पर्सन के पास पावर आ जाएगी तो फिर तो वो कुछ भी कर सकते हैं, बट ऐसा यहाँ नहीं है। तो हमारे जो पार्लियामेंट्री फॉर्म का मतलब क्या है, कि पार्लियामेंट की 3 बॉडीज हैं, पहला आता है प्रेसिडेंट, देन लोकसभा, देन राज्यसभा। प्रेसिडेंट ना ही तो लोकसभा का मेंबर होते हैं, ना ही राज्यसभा के मेंबर होते हैं। प्रेसिडेंट एक इंडिविजुअल होते हैं, इंट्रीगल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की इंट्रीगल पार्ट होता है हमारे प्रेसिडेंट। लोकसभा आपने पढ़ लिया, हाउस ऑफ द पीपल। राज्यसभा भी हम आगे पढ़ेंगे। राज्यसभा में दिल्ली एंड पुडुचेरी,
दिल्ली और पुडुचेरी से जो भी हमारी सीट्स हैं राज्यसभा में, ज्यादातर वहां से ली गई है कि इनकी फिक्स सीट है कि इतने लोग दिल्ली से ही आएंगे राज्यसभा में, इतने लोग पुडुचेरी से ही आएंगे। अब वो हम देखेंगे कि ऐसा क्यों बोला गया है। ठीक है। अब ये जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट आपको पता है पार्लियामेंट किस चीज के लिए, लॉ मेकिंग के लिए, कि कोई भी लॉ बनाना होगा तो वो पार्लियामेंट के अंदर बनता है। ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कि लोकसभा है क्या, या लोकसभा का जो वर्क है वो किस तरीके से है। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा। राज्यसभा भी क्या है, राज्यसभा को अगर हम ब्रेक करें तो राज्य प्लस सभा, सभा तो आपको पता चल गई, राज्य यानी स्टेट, तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं स्टेट से रिलेटेड वो हमारी राज्यसभा कहलाती है। राज्यसभा क्या है, रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द इंडिया। इंडिया के अंदर जो भी स्टेट है उनको कौन रिप्रेजेंट करता है, हमारी राज्यसभा। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, राज्यसभा के मेंबर्स को हम नहीं इलेक्ट करते, इनडायरेक्ट वे में हम इलेक्ट करते हैं। स्टेट्स के अंदर से एमएलए खड़े होते हैं, हम उनको क्या देते हैं, हम उनको वोट देते हैं। जो भी एमएलए, हर स्टेट से एमएलए कोई ना कोई जीतता है, तो जो विनिंग एमएलए होते हैं वो एक साथ एक जगह इकट्ठे होकर वो डिसाइड करते हैं कि राज्यसभा के मेंबर उन लोगों में से कौन कौन बनेगा। तो ये हमने तो डिसाइड नहीं किया, हमने तो एमएलए चूज किए थे। अब उन एमएलए ने खुद अपने यानी ग्रुप के अंदर डिसीजन लिया कि राज्यसभा के कौन मेंबर बोल बनेंगे, तो इसलिए इसे बोलते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्टेड बॉडी है हमारी कौन, राज्यसभा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा को एक अपर हाउस बोला गया पार्लियामेंट का, और लोकसभा को क्या बोला गया, लोअर हाउस। जबकि लोकसभा को डायरेक्ट इलेक्टेड कर रहे हैं, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। क्यों बोला गया अपर हाउस, राज्यसभा को इसलिए बोला गया क्योंकि ये परमानेंट बॉडी है। यानी लोकसभा में, जैसे हमने लोकसभा में देखा कि 5 साल से पहले भी इलेक्शन हो सकते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक परमानेंट बॉडी है, तो इसलिए इसे अपर हाउस बोला गया है। द टर्म राज्यसभा मीन्स काउंसिलिंग ऑफ स्टेट इन हिंदी बिकॉज इट रिप्रेजेंट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। राज्यसभा क्या रिप्रेजेंट करती है, हमारे इंडिया के अंदर जो भी यूटीज यानी यूनियन टेरिटरीज एंड जो भी स्टेट्स होते हैं उनको कौन रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी राज्यसभा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द राज्यसभा कैन हैव अप टू 250 मेंबर्स, मोस्ट आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज वाइल सम आर अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट। राज्यसभा के अंदर टोटल 250 मेंबर्स होते हैं, और उनको कौन इलेक्ट करता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाई जाती हैं, वो इलेक्ट करते हैं कि राज्यसभा के अंदर कौन मेंबर उसका पार्टिसिपेट यानी कौन मेंबर होगा राज्यसभा का। और कुछ जो है प्रेसिडेंट जो होता है वो अपॉइंट करते हैं। अब प्रेसिडेंट कितने लोगों को अपॉइंट करता है वो हम अभी देखेंगे। नेक्स्ट में पॉइंट में क्या लिखा है, राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी। अब आपको पता है परमानेंट बॉडी क्यों है। अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ मैंने कितनी बताई कि 250 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, जिसमें से 12 जो पर्सन होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है, उनको कौन नॉमिनेट करता है, हमारे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर होती है कि वो राज्यसभा के 12 मेंबर्स को चूज करते हैं। ठीक है, राज्यसभा के 12 मेंबर्स को। ज्यादा जो मेजोरिटी लाइक कोई भी बिल वगैरह होता है या कोई भी लॉ होता है, ज्यादा मेजोरिटी जो होती है ना वो हमारी लोकसभा में होती है। अगर लोकसभा से अगर कोई भी हमारा मेजोरिटी जिसकी है उसकी सरकार रहेगी, आप एक तरीके से ये समझिए कि जैसा होता है ना कि सरकार गिर जाएगी, तो अगर राज्यसभा में आपकी मेजोरिटी कम है कोई दिक्कत नहीं, अगर लोकसभा में आपकी मेजोरिटी कम है तो आपकी सरकार गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है। अब प्रेजेंटली अगर आप देखेंगे तो 245 सीट्स हो गई हैं राज्यसभा की, और उसमें क्या बोला गया है कि 1/3 मेंबर रिटायर आफ्टर 2 ईयर्स। हर दूसरे साल 1/3 मेंबर रिटायर हो जाएगा, कौन, राज्यसभा का। नेक्स्ट है टर्म 6 ईयर्स फॉर ईच ईयर, यानी टेन्योर उनका टाइम पीरियड कितना होता है, 6 साल। एक पर्सन 6 साल तक राज्यसभा के अंदर जो उसका टाइम पीरियड है वो इतना रह सकता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि राज्यसभा एंड लोकसभा है क्या। ठीक है। अब राज्यसभा में ओनली 2 यूटीज, दिल्ली एंड पुडुचेरी, और यानी राज्यसभा की जो सीट है, मैंने आपको बताया ना कि दिल्ली और पुडुचेरी से फिक्स सीट है, कि दिल्ली से हमारी 3 सीटें और पुडुचेरी से 1 सीट है। एंड जो मैक्सिमम सीट है वो है यूपी यानी उत्तर प्रदेश से 31 सीट है राज्यसभा की। अब इनकी फिक्स्ड क्यों कर दी गई है, या इनसे क्यों ली गई है, क्यों कहीं और से नहीं ली गई, क्यों, क्योंकि बेस्ड ऑन पॉपुलेशन के बेस पे राज्यसभा की सीटें फिक्स कर दी गई हैं। क्योंकि यूपी में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, इसलिए यहाँ की राज्यसभा की सीटें सबसे ज्यादा हैं। ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कि इनकी सीटें क्यों ज्यादा हैं या इनको ही क्यों दिया गया है सीटें फिक्स्ड। अब नेक्स्ट है पावर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा एंड लोकसभा के पास क्या क्या पावर्स होती हैं। पार्लियामेंट आपको पता है जहाँ लॉ मेकिंग होती है,
पार्लियामेंट को क्या बोला गया, बाय कैमरलिज्म लेजिस्लेचर। बाय कैमरलिज्म यानी पार्लियामेंट की जो पावर्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, फर्स्ट इज लोकसभा एंड सेकंड इज राज्यसभा। वह इसमें लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन द पावर्स ऑफ लोकसभा एंड द राज्यसभा, कि जो भी पार्लियामेंट की पावर्स है वो लोकसभा एंड राज्यसभा में डिवाइड कर दी गई, जिसको हम बोल रहे हैं बाय। बाय यानी टू, बाय कैमरलिज्म, ठीक है। अब पावर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के पास क्या क्या पावर्स हैं, लॉ मेकिंग आपको पता है, अप्रूव अप्रूव प्रपोजल फॉर टैक्सेशन, बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो मैंने आपको बताया कि लोकसभा के पास सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम पावर होती है वो फाइनेंशियली से रिलेटेड जो भी पावर्स होती है वो सबसे ज्यादा लोकसभा के पास होती है। कंट्रोल द एग्जीक्यूशन बाय आस्किंग क्वेश्चन, अगर कोई भी आपको लग रहा है किसी चीज पे आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है तो वहां आप क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट है इस्टेब्लिश कमिटीज एंड कमीशंस, कम्युनिटीज भी बना सकते हैं। इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को कहाँ इलेक्ट किया जाएगा, लोकसभा के अंदर चुना जाएगा कि हमारा प्रेसिडेंट कौन होगा और हमारा वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा। और लोकसभा के पास इतनी पावर होती है कि वो जो भी हमारे जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। इतनी पावर होती है लोकसभा के अंदर। अब वहीं हम बात करें राज्यसभा के की पावर्स का, तो राज्यसभा के पास क्या पावर्स होती है, कंसिडर एंड अप्रूवल नॉन मनी बिल। जो राज्यसभा जो है वो नॉन मनी बिल पे काम करते हैं। नॉन मनी बिल यानी जो भी फाइनेंशियली मैटर है, जो उससे हटकर बिल होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन मनी बिल। मनी बिल क्या, जो फाइनेंशियली मैटर से रिलेटेड होते हैं, और जो फाइनेंशियली मैटर से रिलेट नहीं करते उनको हम बोलते हैं नॉन मनी बिल। तो उनका अप्रूव कौन करता है, राज्यसभा। नेक्स्ट है कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज एंड मैटर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। वही इनके पास भी पावर होती है कि कोई भी लॉ को ये मेक कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अप्रूवल तो राज्यसभा से भी होगा ना लॉ का। नेक्स्ट है कैन डिस्कस फाइनेंशियल मैटर बट नो सिग्निफिकेंस अथॉरिटी ओवर मनी बिल। ये फाइनेंशियली जो स्टेटमेंट होती है, बजट वगैरह जो आते हैं उन पे ये अपना राय दे सकते हैं, अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, बट मनी बिल से रिलेटेड ये अपनी इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि मनी बिल से रिलेटेड कोई भी अपनी जो फिक्स्ड ओपिनियन है या कोई भी अपनी राय है वो ऐसे नहीं दे सकते कि हाँ ये ये फाइनल है, ऐसे नहीं कर सकते। वो लोकसभा का ही काम है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि लोकसभा एंड राज्यसभा के पास क्या क्या पावर्स आती हैं। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जिसका क्वेश्चन हमारे AQ 2021-22 में पूछा गया था। तो आपसे क्या बताना है कि प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होती है। अब प्रेसिडेंट क्या होते हैं ये तो आपको पता ही है। प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट हैज वाइड रेंजिंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड इमर्जिंग पावर। जो हमारी प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास क्या होती है, हमारी ये सब पावर्स होती हैं। कौन कौन सी, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशरी एंड इमरजेंस पावर। अब आपको पता है जो हमारे प्रेसिडेंट होता है उसको हम बोलते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट हम उन्हें ऐसी थोड़ी बोल रहे हैं, उनके पास कितनी ज्यादा पावर होंगे, आप समझ रहे हो। तो अब हम उन्हें वही बताने कि उनके पास जो हम बोल रहे हैं इतनी सारी पावर्स होती हैं, तो उनके पास क्या क्या पावर्स होती हैं, अब हमें उनको डिस्कस करना है। अब सबसे पहले आती है हमारी एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर हमारी क्या होती है, अपॉइंट की ऑफिशियल इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। कि एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर होती है, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन हेल्थ मिनिस्टर बनेगा, कौन एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, कौन डिफेंस मिनिस्टर बनेगा, ये स्टेट का गवर्नर कौन होगा, वो सब कौन चूज करता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं। तो आपको पता है कितनी बड़ी पावर है उनके पास की पूरे मिनिस्टर्स को वही चूज करेंगे। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर क्या, गिव्स असेंट टू बिल पास बाय पार्लियामेंट टू मेक दैम लॉज और सेंड दैम बैक फॉर रिकंसिडरेशन। यानी पार्लियामेंट से जो भी बिल पास हुआ, अगर ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट ने उसको पास नहीं किया तो वो बिल अप्रूव नहीं होगा, वो बिल दोबारा वहीं पहुंच जाएगा। लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियली पावर। फाइनेंशियली पावर तो आपको नाम समझ आ रहा होगा कि जो भी हमारे पूरे साल के, 5 साल के, 6 साल के जो भी हमारे बजट वगैरह बनते हैं उन सब से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है या जो भी डिसीजन है वो कौन लेता है, हमारे प्रेसिडेंट। एंड नेक्स्ट क्या बोला गया, द प्रेसिडेंट प्ले अ विचुअल रोल इन मेंटेनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क व्हाइल एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसको मेंटेन करने के लिए
और वो एडवाइस भी करते हैं प्राइम मिनिस्टर को किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो दैट्स ऑल अबाउट प्रेसिडेंट पावर्स एंड फंक्शंस। ये आप पावर्स भी समझ सकते हैं, यही इनके फंक्शंस हैं। जो आप पावर में देख रहे हो ना कि अपॉइंट करना मिनिस्टर्स को, तो ये उनके फंक्शंस भी हो गए और वो उनकी पावर्स भी हो गई। तो फंक्शन और पावर को आप अच्छे से डिफाइन करके आए अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि लोकपाल एंड लोक आयुक्ता एक्ट 2013, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है। अगर आपको इस यूनिट से लगता है ना कि एक टॉपिक ही मुझे करना चाहिए, तो आप इस टॉपिक को जरूर करें। ये पिछले 3 साल से लगातार 21, 22, 22, 23, 24 यानी लगातार 3 साल से ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जा रहा है कि लोकपाल एंड लोक आयुक्ता एक्ट 2013 है क्या। अब इससे पहले हम एक चीज मैं इसको बता देती हूँ कि बेसिकली ये है क्या, जिससे आप इजीली इसको रिलेट कर पाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी आपकी लड़ाई हो जाती है या मेरी किसी अदर पर्सन से लड़ाई हो जाती है, तो मैं उसकी कंप्लेंट करने कहाँ जाऊंगी? पुलिस में। अगर पुलिस और पुलिस की लड़ाई हो जाती है, उनके बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो किसके पास जाएंगे? अपनी कंप्लेंट करने के लिए अपनी हाई अथॉरिटी के लिए। तो अगर मिनिस्टर के बीच में हो जाती है तो वो कहाँ जाएंगे? अगर चीफ सेक्रेटरीज जो होते हैं उनके बीच लड़ाई हो जाएगी, उनके बीच कोई भी दिक्कत हो जाएगी, तो वो कहाँ कंप्लेन करने जाएंगे? तो उनके पास तो कुछ ऐसा था नहीं। तो इस चीज को रिजॉल्व किया हमारी लोकपाल एंड लोक आयुक्ता एक्ट 2013 ने। ये था क्या, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है इंडिया के अंदर, जो कि 1966 से 1970 के बीच में उन्होंने रिकमेंड किया कि हमारे इंडिया के अंदर हम दो क्या बनाएंगे, दो स्पेशल अथॉरिटीज बनाएंगे। एक को बोलेंगे हम लोकपाल, एक को बोलेंगे लोकायुक्ता। जो इन सब से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट आएगी, जो भी हमारी मिनिस्टर्स, चीफ सेक्रेटरीज, हाई ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस, आईपीएस, इनसे रिलेटेड जो भी कंप्लेंट आएगी, वो लोकपाल एंड लोकायुक्ता संभालेंगे और इसको रिजॉल्व करेंगे। अब ऐसे तो अब लोकपाल लोकायुक्ता बना दो दिया, अभी किस तरीके से काम करेंगे? अब लोकपाल जो काम करेगा वो हमारे किस लेवल पे काम करेगा? सेंट्रल लेवल पे। लोकपाल सेंटर लेवल पे काम करेगा। लोकायुक्ता हर स्टेट के लिए एक अलग लोकायुक्ता बनाया जाएगा कि अगर वहां पे किसी भी हायर ऑफिसर से आपको कंप्लेंट है, तो आप वहां जाके लोकायुक्ता में जाके उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। और लोकपाल में आप क्या करेंगे? सेंटर से रिलेटेड। ठीक है, अब लोकपाल के अंदर क्या आते हैं? मिनिस्टर्स हो गए, हमारे चीफ जस्टिस हो गए, चीफ सेक्रेटरीज हो गए, ये हो गए हमारे लोकपाल के अंदर, जो कि हमारी सेंटर के अंदर आते हैं। लोकायुक्ता में क्या आता है? आईएएस, आईपीएस, स्टेट के अंदर कोई भी हायर ऑफिसर हो गया, ये सब। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हमारे आए लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये है क्या या ये किस लिए आया। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो लोकपाल है, लोकपाल को कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं कि हमारे लोकपाल के अंदर कौन कौन से मेंबर्स होंगे या कौन कौन होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। उसमें क्या लिखा हुआ है? आई होप आपको इस सिनेरियो से क्लियर हो गया होगा कि लोकपाल एंड लोकायुक्ता की हमें जरूरत क्यों पड़ी है, लोकपाल एंड लोकायुक्ता करता क्या है। द लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 is a landmark law aimed at addressing corruptions among public servants। क्या होता है कि पब्लिक सर्वेंट्स जो होते हैं हमारे पुलिस वगैरह, ये सब क्या लिखते हैं? करप्शंस अगर इनके बीच में होता है या कहीं करप्शन करते हैं, तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हमारा लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट लाया गया, ताकि ट्रांसपेरेंसी ज्यादा हो, ताकि लोगों को विश्वास हो सके, या लोगों को अगर कोई दिक्कत है इन लोगों से, हाई अथॉरिटी से, तो ये कहीं भी जाके कंप्लेन कर सके। ठीक है, दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बट ड्राइव देयर पावर्स फ्रॉम द एक्ट इनेक्टेड इन 2013। ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर आता है, बट ये क्या है? एक इनेक्ट है, जो हमारा 2013 एक्ट है उसके अंदर से कुछ पावर्स इसको दी गई हैं। किसको? लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट को। लोकपाल एंड लोकायुक्ता आर इंडियन एंटी करप्शन ओम्बड्समैन एट सेंटर एंड स्टेट लेवल रेस्पेक्टिवली। ये क्या है? एक सेंटर पे भी काम करते हैं और एक स्टेट पे भी काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लोकपाल जो वो सेंटर पे काम करता है, लोकायुक्ता किस पे काम करते हैं? स्टेट लेवल पे काम करता है। एक वर्ड आया ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन का मतलब क्या है? कि एक ऐसी जगह जहां आप जाके कंप्लेन कर सको, उसको यहाँ क्या बोला गया? ओम्बड्समैन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वेबसाइट, कोई भी एक ऐसी वेबसाइट हो कि जहां आप जाके इन लोगों की कंप्लेन कर सकें, लोकपाल लोकायुक्ता की, या एक ऐसी जगह है जहां आप जाके उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो, तो उनको क्या बोला गया? ओम्बड्समैन सेंटर। आई होप आपको क्लियर होगा कि लोकपाल लोकायुक्ता एक्ट है क्या। अब आप इसमें काफ जो मैंने आपको सब बताया, आप सब लिख देना। ठीक है, अब
लोकपाल को हम इंडिविजुअली देखेंगे लोकपाल है क्या। लोकपाल कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरमैन एंड अ मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स। लोकपाल के अंदर क्या होते हैं, एक तो चेयरमैन होता है जो कि हेड होता है, 8 मेंबर्स होते हैं। अब चेयरमैन क्या, चेयरमैन ऑफ द लोकपाल शुड बी आइदर द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो चेयरमैन होगा लोकपाल का, या तो वो क्या हो, फॉर्मल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, या वो क्या हो, फॉर्मल जज हो सुप्रीम कोर्ट का। तभी अगर उसके उनके पास ये दोनों में से कोई भी एक है, तो तभी जो चेयरमैन के लिए अगर इलेक्टेड किए जाएंगे तो उन नॉमिनीज में वो आ सकते हैं, अदरवाइज वो तो आ ही नहीं सकते। जो उन्होंने, ना ही कोई पर्सन अगर फॉर्मल चीफ जस्टिस भी नहीं है, ना वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, तो वो तो इस लाइन में है ही नहीं, वो तो बाहर ही है। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है, अमेंडमेंट पर्सन विद आउटस्टैंडिंग एबिलिटीज। ठीक है, मिनिमम 25 ईयर्स। ठीक है, उनकी जो एज होनी चाहिए मिनिमम इतनी होनी चाहिए। हाफ ऑफ द मेंबर शुड बी जुडिशरी मेंबर्स। जो इसमें 8 मेंबर्स है, इसमें से हाफ ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं वो जुडिशियल मेंबर होते हैं। जुडिशियल मेंबर क्यों, ताकि वो सही डिसीजन ले सके, क्योंकि हाई अथॉरिटी की बात हो रही है, मिनिस्टर्स, चीफ सेक्रेटरीज की यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा जुडिशरी से रिलेटेड होने चाहिए। द टर्म ऑफ ऑफिसर फॉर लोकपाल चेयरमैन एंड मेंबर्स इज 5 ईयर्स और टिल द एज ऑफ 70। उनका जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, जो हम इसके चेयरमैन होते हैं लोकपाल का, या हम मान सकते हैं कि उनकी जो एज है 70 साल तक वो चेयरमैन बन सकते हैं लोकपाल की। आई होप आपको क्लियर होगा कि लोकपाल है क्या। अब लोकायुक्त की बात करें तो लोकायुक्त किस पे काम करता है, हमारी स्टेट लेवल पे। स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सेट अप देयर ओन लोक आयुक्ता थ्रू लेजिस्लेशन। अब हर स्टेट में एक इंडिविजुअली लोकायुक्ता बना दिया गया है, जहां लोग या जो भी हाई अथॉरिटीज है वो वहां जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। Some state like Maharashtra and Karnataka has लोकायुक्ता even before the 2013 एक्ट। इस एक्ट से पहले भी कुछ ऐसे स्टेट्स थी जहां लोकायुक्ता पहले से ही था, इस एक्ट से पहले, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में पहले से ही लोकायुक्ता था इस एक्ट से पहले। लोकायुक्ता आर क्रूशियल इन combating corruptions at the state level, promoting transparency, ensure good governance। इसका मेन फोकस वही था कि ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना, गुड गवर्नेंस करना, या जो भी ये सब होता है ना करप्शन वगैरह, इसको रोकना। तो इसका मेन मोटिव तो यही था। नेक्स्ट में क्या क्या है, दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन पब्लिक एंड द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट एंड पब्लिक के बीच में क्या है, एक तरीके से ब्रिज का काम करते हैं लोकायुक्त एंड लोकपाल। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये है क्या। इसको आप अच्छे से, जो भी आपको इसमें समझ आए, सब चीजें अच्छे से डिटेल में लिखे आए। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज कंपैरिजन ऑफ पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट विद यूएस। कि इंडियन प्रेसिडेंट एंड यूएस प्रेसिडेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस या क्या क्या उनके बीच में डिफ्रेंशिएट है उनकी पावर्स का। तो पहला, हाउ दे आर इलेक्टेड। जो प्रेसिडेंट है हम इंडिया एंड यूएसए में किस तरीके से इलेक्ट करते हैं। जो यूएस में डायरेक्टली इलेक्टेड करते हैं कि प्रेसिडेंट बनने के लिए डायरेक्टली हम वोट करेंगे कि हमारे प्रेसिडेंट ये होगा। बट अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो एक इनडायरेक्ट वे है, वो हम नहीं करते। वो पार्लियामेंट, जो हम तो पार्टीज को वोट देते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि उनके बीच में से कौन प्रेसिडेंट बनेगा, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट वे में। यहाँ डायरेक्ट होता है। एडवांटेजेस क्या है, स्टेबल गवर्नमेंट, नो कोयलेशन प्रॉब्लम। ये क्या है कि स्टेबल गवर्नमेंट है और इसमें कोई कोयलेशन प्रॉब्लम नहीं होती। कोयलेशन प्रॉब्लम से क्या समझते हैं आप, कि अगर ए पार्टी है, उसको कुछ वोटों की जरूरत है, तो क्या करते हैं यहाँ इंडिया के अंदर कि कोई दूसरी पार्टी से हाथ मिला लेते हैं, 2 पार्टीज एक पार्टीज बन जाती हैं और वो जीत जाती हैं। बट यूएसए में ऐसा नहीं होता। आप अगर एक इंडिविजुअल पार्टी हैं तो आप किसी के साथ ऐसे नहीं कर सकते कि आप हाथ मिला लेंगे कि हम दोनों चला लेंगे, नहीं। एक पार्टी यानी एक ही, अगर आप जीते हो तो जीते हो, हारे हो तो हारे हो। आप लास्ट में ऐसे नहीं कि गठबंधन कर लेंगे, जैसे बोलते हैं ना गठबंधन सरकार, इस तरीके से यूएसए में नहीं होता, बट इंडिया में ऐसा होता है। हेड ऑफ द बोथ कंट्री एंड गवर्नमेंट। जो हमारे प्रेसिडेंट होता है वो कंट्री और गवर्नमेंट का दोनों का हेड होता है, जबकि इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंट्री का हेड होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। इनका जो टेन्योर होता है यूएस में वो 4 साल का होता है, इंडिया के अंदर हमारा जो प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है वो कितना होता है, 5 साल का होता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि इसके बीच में कंपैरिजन अगर आता है तो आपको ये सब लिख के आना है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का क्वेश्चन हमारे EQT 2022-23 में आया था। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब क्या है कि कोई भी आपकी पब्लिक, हम लोगों की कोई भी ऐसी चीज है कि जिसको हानि पहुंच रही है, तो हम PIL में जाके क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। लाइक जैसे पॉल्यूशन, हमें लग रहा है कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है,
या कोई भी रोड की सेफ्टी की, रोड खराब हो रहे हैं, इन सब से रिलेटेड अगर हमें खुद को पब्लिक हमें प्रॉब्लम हो रही है तो हम PIL में जाके क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है कि हमें लग रहा है कि हाँ इस पर्सन को प्रॉब्लम, बट ये इतना कैपेबल नहीं है कि अपने लिए कुछ कर सके, तो हम उसके बिहाफ पर भी कोर्ट में जाके कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट PIL। इसमें यही सब लिखा हुआ है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज अ लीगल प्रोसेस इन इंडिया वेयर एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट टू सीक जस्टिस फॉर अ लार्ज पब्लिक कॉज। कि जो भी पब्लिक को कॉज हो रहा है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जाकर केस कर सकते हैं। It allows even individuals who are not directly affected by the issue to file a case on behalf of those who may not be able to stand themselves। मैंने वही बताया, अगर कोई पर्सन खुद से नहीं, इतना वो उसके अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं है कि वो अपने लिए कुछ कर सके, तो आप उसके बिहाफ पर भी जाकर क्या कर सकते हैं, जस्टिस मांग सकते हैं कोर्ट से। ठीक है। और नेक्स्ट में क्या है, वही टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट ऑन इश्यूज लाइक पॉल्यूशन, रोड सेफ्टी, इससे रिलेटेड। जैसे पब्लिक प्रोटेक्शन के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर क्या आता है, पब्लिक की प्रॉपर्टीज आती हैं। जैसे हमें लग रहा है कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, रोड सेफ्टी नहीं है, पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब से रिलेटेड भी हम जाके अपने लिए जस्टिस मांग सकते हैं कोर्ट में। दैट इज ऑल अबाउट PIL हमें एक इंडिविजुअल को इतनी पावर देता है कि अगर आपको खुद से कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप PIL के अंतर्गत तो आप जाके कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अपने लिए जस्टिस मांग सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर, जिसका क्वेश्चन हमारे 82/2022-23 में आया था कि चीफ मिनिस्टर्स की पावर्स क्या क्या होती है। चीफ मिनिस्टर पहला होता है लीडर ऑफ द स्टेट। वो क्या होते हैं, लीडर ऑफ द स्टेट होता है, यानी पूरी स्टेट को वो लीड करते हैं, एक तरीके से बॉस का काम करते हैं। वो सबको इंस्ट्रक्शन देंगे और सब लोग उनके अंडर काम करेंगे। ठीक है। वही इसके अंदर लिखा हुआ है द CM इज द मेन बॉस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड लीड्स द टीम ऑफ मिनिस्टर टू रन द स्टेट। CM क्या है, स्टेट के बॉस हैं, जो पूरी की पूरी टीम, जो मिनिस्टर्स की टीम होती है, उनको क्या देते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि किस तरीके से हमें अपनी स्टेट को रन करना है। ठीक है। नेक्स्ट है चूज मिनिस्टर, वही हेल्थ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, वो सब चीजें जो होती हैं जो हमने काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर्स में पढ़ी थी, तो वही इसके अंदर है कि मिनिस्टर्स को भी स्टेट से रिलेटेड जो भी मिनिस्टर होते हैं उनको कौन चूज करता है, हमारे चीफ मिनिस्टर उनको चूज करते हैं। नेक्स्ट है मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन यानी कोई भी पॉलिसी, कोई भी लॉ, कोई भी प्लान अगर हमें अपनी स्टेट के अंदर इम्प्लीमेंट करना है तो वो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर अप्रूव करेंगे तो ही स्टेट के अंदर इम्प्लीमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो उनके पास इतनी बड़ी पावर होती है कि वो किसी भी चीज को बोल सकता है, अगर उन्हें सही नहीं लग रही है तो वो नहीं होगा। ठीक है। प्रोग्राम टू इम्प्रूव द स्टेट लाइक बिल्डिंग रोड्स, इम्प्रूविंग स्कूल्स एंड हेल्थ केयर। और ये एंश्योर करते हैं, जो हमारे CM होता है उनका बेसिकली काम क्या होता है, डेवलपमेंट करना। डेवलपमेंट सबसे मेन चीज है कि उनका ये काम होता है कि जो हमारी स्टेट है उसके अंदर जो रोड्स हो वो बहुत अच्छे हो, कोई ऐसा नहीं हो टूटा फूटा रोड ना हो, हर जगह स्कूल्स हो, जो भी हमारे गांव वगैरह है वहाँ पे भी प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, हेल्थ फैसिलिटीज वहाँ दी जाए, वहाँ प्रॉपर हॉस्पिटल्स बने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बने, ताकि जो लोग अपने इलाज नहीं करा सकते वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके अपने जो अपना इलाज है वो कम पैसों में करा पाए। ये सब चीजें उनका काम होता है CM का, कि स्टेट से रिलेटेड इन सब चीजों को वो रिजॉल्व करें। नेक्स्ट है बजट प्लानिंग। बजट प्लानिंग यानी जो भी फाइनेंशियल से रिलेटेड कि कितना पैसा आ रहा है, कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। अब ये क्या कि रोड बनाने में पैसा नहीं लगता क्या, रोड बनाने में पैसा लगता है, स्कूल्स बनाने में पैसा लगेगा। तो जब आप डेवलपमेंट करोगे तो वहाँ पैसा भी चाहिए, आपको प्रॉपर बजट चाहिए। तो जो भी बजट प्लानिंग होती है तो वो भी हमारा कौन करता है, स्टेट से रिलेटेड कौन करता है, हमारे चीफ मिनिस्टर्स करते हैं। वही इसके अंदर लिखा हुआ है द CM हेल्प्स मेक द स्टेट बजट डिसीजन वेयर द मनी शुड बी स्पेंड। वो ये बताते हैं कि जो भी मनी है वो कहाँ कहाँ स्पेंड करेंगे हम, या कहाँ कहाँ नहीं करेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट। ये हमने यूनिट 2 कंप्लीट देखी विद 3 ईयर PYQs क्वेश्चन। इसमें मैंने ज्यादातर सभी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और 3 साल के पूरे हमने पेपर सॉल्यूशन इसमें देख लिया है यूनिट 2 का। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।